प्रत्याशी कर्नल राज्यवर्धन साहब हमारे सबके बीच में पधार चुके हैं। इसे कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। भारतीय सेना का ये पूर्व अधिकारी किसानों के बीच जाता है तो कुछ इस अंदाज में जाता है क्योंकि मामला वोटों का है। राज्यवर्धन सिंह जी, आप लगातार नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं। सीपी जोशी जो कि सड़क मंत्री थे उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि जयपुर से लेकर हरियाणा तक का जो हाईवे है ये आपके संसद के सफर को आसान कर पाएगा? नहीं साहब, पहली बात तो मैं नहीं घेर रहा, ये लोगों से आ रही है शिकायत और मैं भुगत चुका हूं क्योंकि जयपुर का रहने वाला हूं। दिल्ली काम के लिए जाता हूं तो इसी हाईवे से गुजरता हूं। आए दिन ट्रैफिक जैम होते हैं, फ्लाईओवर रुके हुए हैं, बने नहीं है। सीपी जोशी साहब खुद इसके मंत्री थे, तो अचंबा यह है कि जब आप खुद इस चीज के मंत्री थे तो फिर इस मतलब इतनी छोटी सी चीज जो और जिस क्षेत्र में आप वोट मांगने आ रहे हैं उसी में कमियां हैं, तो इनको तो आक्रोश होगा ही। आपको लग रहा है कांग्रेस ने आपकी जीत आसान कर दी एक ऐसे उम्मीदवार को उतार के जो अपना काम नहीं कर पाया अपने महकमे का, अपने लोगों का? ऐसा है साहब, सीपी जोशी साहब तो पहले से यहाँ के प्रत्याशी थे, मुझे बाद में लाया गया है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ इस क्षेत्र में, कांग्रेस ने पूरे देश में अपनी हार खुद निश्चित करी है, गलत काम करके या काम ना करके। तो ये पूरा का पूरा देश आज आक्रोश में है, देश बदलाव चाहता है और अब एक ही विकल्प है, एक ही विश्वास पात्र है और वो है नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, आप सैनिक रहे, पूर्व सैनिक अधिकारी रहे, कर्नल रहे, आपने खेलों में नाम किया पूरी दुनिया में देश का। अब एक किसान की भूमिका में ट्रैक्टर चला रहे हैं, किसानों के बीच जा रहे हैं। क्या एक नया नारा एक बार लाल बहादुर शास्त्री आपको याद आ रहे, जय जवान जय किसान? मैं खुद एक गांव का रहने वाला हूं। अगर आप लोगों को याद हो तो जैसे ही 2004 ओलंपिक खत्म हुआ था, मैं 2 दिन के अंदर अपने गांव पहुंचा था। रूट पे मेरी सवारी वहां लेके गए थे, स्वागत करा था। तो गांव का रहने वाला हूं, लेकिन शिक्षा और काम के लिए शहरों में गया और विदेशों में गया। अब वापस मैं गांव में आया हूं, तो ये गांव के किसानों की जो भावना है वो मैं समझता हूं, इन युवाओं की मैं भावना समझता हूं। शहरों में मौके हैं, इनको मौके नहीं मिलते। ये भी उतनी ही प्रतिभा रखते हैं जितना कोई और युवा। तो अब मेरा मकसद है कि जो दिल्ली और जयपुर के बीच का ये दिए तले अंधेरा जो इस पूरे जयपुर ग्रामीण का है उसको उजागर करूं, उसमें विकास करवाऊं। अच्छा, किसानों के लिए डीजल की महंगाई पे मुद्दा है, आप ट्रैक्टर चला रहे हैं, ट्रैक्टर के जरिए जा रहे हैं, आप संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जहां तक पेट्रोल डीजल इनकी कीमतों की बात है, ये अंतर्राष्ट्रीय जो मार्केट है उस पर निर्भर करता है और उसके ऊपर शायद मैं इतना सक्षम नहीं हूं टिप्पणी देने के लिए, लेकिन जरूर जो बड़े मंत्री हैं वो उस पर ध्यान देंगे। मेरा ये ध्यान रहेगा कि किसानों के लिए जो बीमा पॉलिसी है, खेती के लिए जो ऋण है, ये इनकी पॉलिसी आसान बने। आज बहुत कठिन है और इन सबको आसान करना और इन युवाओं को रोजगार दिलवाना, इनको शिक्षा दिलवाना, उसके लिए सड़क, पानी, बिजली सब बहुत बुनियादी चीजें हैं। इस शहरों के लोगों को लगता है कि वही घिसी पिटी बातें हैं, लेकिन ये सब जब गांव में आओ तब आपको कठिनाई का एहसास होता है। राजनीति जो न कराए वो कम है। राज्यवर्धन सिंह एक नई भूमिका में है। पहले वो निशानेबाज के बतौर एथेंस में छाए, मेलबोर्न में छाए और सेना के अधिकारी के बतौर सरहद पर छाए, लेकिन अब लोगों के बीच छा रहे कुछ इसी अंदाज में। भारत माता के थैंक यू सर। मुनादी है संघर्ष की, ये मुनादी है स्वागत की। राज्यवर्धन सिंह जो कि जयपुर ग्रामीण इलाके से संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार हैं, वो अब कोटपूतली में जनसंपर्क के लिए निकल गए, रोड शो कर रहे हैं। और इस रोड शो का महत्व इसलिए है
क्योंकि कोटपुतली अकेले में 30,000 मतदाता है। आमतौर पर कस्बाई मतदाता बीजेपी का मतदाता माना जाता है, लेकिन राज्यवर्धन सिंह चाहते हैं कि यहां से उन्हें इतना बड़ा समर्थन मिले कि केंद्रीय मंत्री रहे सीपी जोशी को मुश्किलें खड़ी हो जाए। वो यहां पर इस नेशनल हाईवे के मुद्दे को भी उठा रहे हैं, क्योंकि इस हाईवे की वजह से यहां पर लोगों को दिक्कत हो रही है। लंबे समय से हाईवे पूरा नहीं हो पा रहा, टोल चुका रहे हैं, उसके बावजूद यहां पर काम नहीं हो पा रहा है। लगातार वो यहां पर पैदल चलकर संपर्क करेंगे, रोड शो करेंगे और लोगों को लुभाने की कोशिश करेंगे। राज्यवर्धन इस रोड शो के जरिए व्यापारियों को जोड़ रहे हैं, कर्मचारियों को जोड़ रहे हैं, नौजवानों को जोड़ रहे हैं और उनका क्रेज भी नजर आ रहा है। क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस तरह के रोड शो का? किस तरह का रोड शो जो हो रहा है बहुत तगड़ा बीजेपी सरकारों की बार राजस्थान में राज्यवर्धन सिंह राठौर जीतेंगे, बहुत तगड़ी बहुमत से जीतेंगे। वोट देंगे? जी हम जरूर वोट देंगे। ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है और इसको हम जरूर से प्रयोग करेंगे। और अच्छा, ये जो इम्पैक्ट आ रहा है, जो यहाँ पर आए हैं, जिस तरह से राज्यवर्धन सड़क पर निकले, हम लोगों को अवेयर करने के लिए निकले हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि अपने मतदान का प्रयोग जरूर से करें, अपने अधिकार का प्रयोग जरूर से करें। अच्छा, आपको लग रहा है इस तरह के रोड शो इम्पैक्ट? इस तरह के रोड से लोगों को पता चलता है कि वोटिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है और कौन सही व्यक्ति है जिसको हम वोट कर सकते हैं। आपको लग रहा है इस बार बेटर चॉइस आपके पास? हमारे पास बेटर चॉइस है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा बंदा है जिसका पहले से कोई ऐसा पॉलिटिक्स का बैकग्राउंड नहीं है। एक नया बंदा है जो कि अभी सेना से आया है, इसके बैकग्राउंड ऐसा है कि जो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार से दूर है। तो हमारे पास एक बेटर ऑप्शन है कि हम इनको वोट कर सकते हैं। ये अपील कर रहा है ओलंपियन होना, एक मेडलिस्ट होना, पद्मश्री होना। ऑब्वियस है कि हमें इस चीज से हमें बहुत फर्क पड़ता है कि उसका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है जो ऑलरेडी पॉलिटिक्स से है या कुछ ऐसी चीजें हैं जो ओलंपिक से होना। ऑब्वियस है कि वो इतना, उसके पास अगर इतना नॉलेज है कि वो ओलंपिक हो सकता है, तो क्यों नहीं हम उसको एक मौका दें कि वो आगे आए और इलेक्शंस में। क्योंकि अगर हम मतदान नहीं करेंगे तो फिर हमें कोई कंप्लेन करने का भी राइट नहीं है। तो अपना एक बार राइट तो कम से कम जरूर से प्रयोग करें। आप कैंपेन चला रही हैं? जी, हम आर्ट ऑफ लिविंग से आए हैं। वॉलंटियर फॉर बेटर इंडिया हमारा एक प्रोजेक्ट है, जिसमें हम जितनी भी यहाँ देश की जो जनता है उनको हम ये बताना चाह रहे हैं कि मतलब पैसों के लालच में या खाने पीने की इस तरह के लालच में आकर के वोट ना करें, अपने दिमाग का यूज करें और अपनी सूझबूझ से वोट दें। यहाँ पर रोड शो ही नहीं हो रहा, लोग यहाँ पर मतदान की सीख भी देने आए हैं, मतदान बढ़ाने के लिए भी आए हैं। करीब 3 किलोमीटर के इस रोड शो के जरिए राज्यवर्धन ने कोटपुतली कस्बे के 30,000 मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की है। वो व्यापारियों से मिले, कर्मचारियों से मिले, अपनी बात कही, उनकी बात सुनी। मुद्दा यही था कि ये जो नेशनल हाईवे नंबर 8 का जो मुद्दा है, ये किस तरह से हल किया जा सकता है। यहाँ पर समस्याएं सामने आई और साथ ही समाधान भी सामने आए। मकसद यही था कि किसी भी तरह से लोगों से जुड़े, लोगों की बात सुनकर उनके साथ जुड़कर वोट मांग सके। करीब 1.5 घंटे के इस सफर में क्या कुछ मिल पाया ये तो मतदान के दिन ही पता चल पाएगा, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि यहाँ पर काफी कुछ हासिल होगा, बीजेपी को
इसका फायदा होगा, कितना फायदा होगा आपको? कोटपुतली शहर में लगभग 30,000 मतदाता हैं और जिनका झुकाव पूरी तरह से भाजपा के उम्मीदवार की तरफ है। कारण कि परम पूज्य सीपी जोशी साहब की जो करतूत है वो कोटपुतली में जिंदा है। ये नेशनल हाईवे नंबर 8 जो कि इस राज्य का प्रवेश द्वार है, इसका जितना भी मंडाधार किया श्री जोशी जी ने किया। इसमें प्रत्यक्ष को प्रमाणित। जोशी जी तो बहुत कम वक्त तक सड़क मंत्री रहे, करीब 1.5 साल तक। नहीं, जोशी जी से पहले बंसल साहब थे तो कांग्रेस के ही, तो दूसरी पार्टी से तो नहीं आए थे। एक बात और भी थी, जोशी जी के यहाँ पे नुमाइंदे बैठे थे, राजेंद्र जी, वो यहाँ पर सारे कट्टे उनने अपनी सुविधा के हिसाब से पाथड़ी में कट बनवा लिया अपनी फैक्ट्री के सामने, इस पुलिया को कटवा के, और एक अपने स्कूल के सामने ले गए। इसकी मतलब जो लंबाई थी वो घटा कर जो बानसूर रोड जाता था उसकी लंबाई कम कर दी इन लोगों ने। वो उनके नुमाइंदे राजेंद्र जी जो फिलहाल MLA। अच्छा, ये रोड शो किया, इससे कितना आपको लग रहा है कितना फायदा हुआ होगा? रोड से बीजेपी सरकार को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, इससे स्पष्ट बहुमत से। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? राज्यवर्धन सिंह जीतेंगे। राज्यवर्धन सिंह का सफर अभी तक जारी है। करीब 3 किलोमीटर की इस यात्रा के बाद राज्यवर्धन कोटपुतली के इस मेन चौराहे पर है, आम चौराहे पर है, और यहाँ से उनका काफिला एक फिर गांव की तरफ बढ़ेगा, जहां पर जनसंपर्क का उनका दौर जारी रहेगा। वो लगातार जनसंपर्क करते रहेंगे। आज शाम तक कुल मिलाकर उन्हें 20 गांवों में पहुंचना है, और 20 गांवों में पहुंचने के बाद राज्यवर्धन सिंह जी, आपका जो सफर था करीब 3 किलोमीटर आप चलकर के आए 1.5 घंटे में, कैसा रिस्पॉन्स? बहुत जोशीला रिस्पांस था। बहुत प्यार से लोग बाग मिल रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे, और उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, इस पूरे कोटपुतली शहर का। आप लोगों से मिले, उनको अपनी बात कही, उन्होंने भी अपनी बात कही, क्या समस्या सामने आई? देखिए, ये जो आज रोड पे जो शो था, रोड शो था, इसमें तो दिक्कतें और समस्याएं हल करने वाली बात तो वाकई में नहीं हुई। इस समय तो एक तरह से इंट्रोडक्शन टाइप होता है, एक दूसरे से मिलन होता है, और वहीं से आशीर्वाद दे देते हैं। वो खुश होते हैं आपको देखकर, खुश होते हैं कि आप ये संघर्ष कर रहे हैं। और इनके जो प्रमुख हैं, जैसे जो दुकानदार हैं उनके प्रमुख हैं, अभी सैनिक समाज के प्रमुख मिले, वो सब मिलकर वो हम शाम को बैठ के इनकी दिक्कतें और जो भी उसका समाधान है उसकी बात करेंगे। आप एथलीट रहे, निशानेबाज रहे, आप इस तरह से सड़क पर पहली बार नहीं निकले, लेकिन इस बार क्या फर्क महसूस हुआ? 2004 के बाद आया था तो भी मेरा राजस्थान बॉर्डर से लेकर जयपुर तक का स्वागत हुआ था, करीब 200 किलोमीटर का, उसमें भी करीब 8-9 घंटे लगे थे। लेकिन देखिए, उस समय वो मेरी उपलब्धि थी, इन सब में आत्मविश्वास जगा था पूरे भारतवर्ष में। लेकिन अब मैं इनका नाम मेरा है लेकिन खेल ये रहे हैं, तो ये मेरे को वहां जिता के भेजेंगे ताकि मैं इनके लिए काम कर सकूं। इतना फर्क है इसके अंदर। एक नया नारा यहाँ पर दिया गया है, अपनी मिट्टी देश का चंदन, राज्यवर्धन। राज्यवर्धन कितना अभिभूत है, कितना भावुक है? बिल्कुल, ये बहुत बहुत बड़ी इज्जत की बात है मेरे लिए कि ये सब भाई, ये युवा ये नारा दे रहे हैं। शायद मेरा जो सेना में जो काम है, जो खेलों में जो मैंने काम करा है, देश को अपने माथे रखकर, तो उसी वजह से ये सब अपना प्यार दिखा रहे हैं। राज्यवर्धन का सफर अभी जारी है। भाजपा के लिए वो वोट मांग रहे हैं, मोदी की सरकार के लिए वोट मांग रहे हैं। लगातार हम 24 घंटे तक इंडिया न्यूज पर इसी तरह से राज्यवर्धन का पूरा चुनाव अभियान, चुनाव प्रचार आपको दिखाते रहेंगे। 24 घंटे राज्यवर्धन के साथ। चुनाव लेने के बाद वापस नहीं आए, आपके द्वार सांसद आपके द्वार कार्यक्रम शुरू करेंगे। आज एक मोदी है जो पूरे देश के लिए विकल्प है, आप सब जानते हैं, आप सब उनसे प्यार करते हैं। तो आपसे यही निवेदन है कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, तभी ये पिछले 7 साल का जो कांग्रेस की सरकार रही है, इतने सालों तक आपने मौका दिया है, उसका जड़ से खत्म करा जा सके, तभी संभव है जब हम पूरी ताकत से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएं। इसलिए विनती है आपसे कि 17 अप्रैल को आप सब मतदान केंद्र तक जाएं और भारत माता को याद करके वहां मतदान दें और इस देश को मजबूत बनाएं। धन्यवाद। सुबह से लेकर राज्यवर्धन सिंह अब तक करीब 1 दर्जन गांवों में जनसंपर्क कर चुके हैं, सभाएं ले चुके हैं। कोटपुतली में उन्होंने रोड शो भी किया और रोड शो के जरिए 30,000 मतदाताओं के बीच जाने की कोशिश भी की। ये सफर अभी जारी है। इंडिया न्यूज 24 घंटे राज्यवर्धन के साथ
इसी चुनावी अभियान को इसी तरह से आपके सामने लाने की कोशिश में है, ताकि आप समझ सके कि देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये निशानेबाज किस तरह से वोटों पर निशाना साध रहा है। उपनाम के वन गुर्जर वैसे तो कश्मीर में होते हैं, उत्तरांचल में होते हैं, लेकिन इस वक्त हमें नांगल चेची का गांव में, जहां पर शहीद सूबेदार हजारलाल गुर्जर का ये घर है, और चूंकि सेना में अधिकारी हुए हैं राज्यवर्धन सिंह, इनके लिए उन सैनिकों की चिंता सबसे ज्यादा है और उन सैनिकों के परिवारों से मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है जिन्होंने देश के लिए जान दी है। यहां आकर कैसा लग रहा है? ये सैनिकों के परिवार से जो सैनिक होते हैं वो हमेशा जुड़े रहते हैं, क्योंकि सैनिक जितनी कठिनाई से गुजरता है उसका परिवार शायद उससे ज्यादा कठिनाई से गुजरता है, एक अलग तरह से। और खास तौर से जब कोई सैनिक शहीद हो जाता है तो उसके परिवार की कठिनाइयां उतनी दुगनी हो जाती हैं। लेकिन फक्र की बात है कि देश के लिए जोश इतना है इस घर में कि अगर एक बेटा गया तो दूसरा बेटा सेना में आ गया। इनके बेटे आज सेना में हैं और ये पूरे देश के लिए एक गर्व की बात है। यहां पर सैनिकों की भी बहुत बड़ी तादाद है, पूरे बेल्ट में हरियाणा से सटा हुआ इलाका है। कितना समर्थन आपको उम्मीद है मिल रहा है? सैनिकों की उपस्थिति, सैनिक हैं यहां पर, लेकिन झुंझुनू और सीकर की तरफ सैनिक बहुत ज्यादा हैं। तो सैनिक तो जहां पे भी मिलते हैं एक अलग लगाव होता है उनके साथ, जहां पे भी दिखते हैं वो उतनी डबल खुशी से आके मिलते हैं। तो सैनिकों के साथ तो लगाव रहेगा ही, लेकिन आज मैं इन युवकों को एक सैनिक के रूप में देखता हूं। और वैसे तो ये सभी गांव वालों को अगर देखें तो जिस कठिनाई में ये रह रहे हैं, जी रहे हैं, और फिर बात वही आती है कि दिल्ली और जयपुर दो राजधानियों के बीच में रह रहे हैं। इतने लोग दिल्ली से जयपुर जाते हैं, लेकिन इसको जैसे दिए तले अंधेरा होता है, इसको छोड़ जाते हैं। और यहाँ की जो इन कठिनाइयों से इनका तन मन बहुत मजबूत होता है, लेकिन इन तक सुविधाएं पहुंचाना बहुत अनिवार्य है और जरूरी है। राज्यवर्धन सिंह, तमाम उन तबकों के बीच पहुंच रहे हैं जिनकी कुछ न कुछ समस्याएं हैं। आप देख सकते हैं ये किस तरह से एक शहादत का इतिहास शहीद सूबेदार हजारलाल गुर्जर ने श्रीनगर में अपना रचा था, और यहां आकर राज्यवर्धन सिंह भी कहीं न कहीं उसी फक्र को महसूस कर रहे हैं। राज्यवर्धन का चुनावी सफर अभी जारी है। हम 24 घंटे इंडिया न्यूज के जरिए आपको उनके इस चुनावी अभियान के बारे में बता रहे हैं। 3 बज चुके हैं। राज्यवर्धन सिंह अब तक 15 गांवों का इस तरह से दौरा कर चुके हैं, जनसंपर्क कर चुके हैं, लोगों से मिल चुके हैं। वो जगह जगह विकास की बात उठा रहे हैं, नरेंद्र मोदी को मुद्दा बना रहे हैं, नरेंद्र मोदी के बहाने से वोट मांग रहे हैं, और साथ ही बता रहे हैं कि जो उम्मीदवार पहले जीता था, जो सांसद था, केंद्रीय मंत्री था, उसने क्या कुछ किया। यहाँ पर तमाम लोग आ रहे हैं, महिलाएं भी बड़ी तादाद में घरों से निकल रही है। कितना असर डाल रहे हैं ये, कितना फर्क पड़ रहा है? क्या मैम कैसे भाई? अरे भाई आप सुनने आए हो, आप पढ़े हुए हो, कुछ पता चला इनके बारे में जो बात कर रहे हो? वोट किस कमल का फूल को नाम लेना। अरे पढ़े लिखे सबसे कोई विकास किसी को नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे, कोई विकास ही नहीं है। मोदी को वोट देगा, ये खा लेगा, अपना घर बना लेगा। इन घूंघट में बैठी महिलाओं की तरह ही रहस्य ये छिपा हुआ है कि कितना ये असर डाल पाएंगे, कितना नहीं डाल पाएंगे, मतदान के दिन ही पता चलेगा। लेकिन एक हताशा जरूर है कि वोट मांगने आते हैं लेकिन विकास कोई नहीं कर पाते। आप पढ़े हुए हैं, कितना असर पड़ा आपको पता है? राज्यवर्धन सिंह ने क्या क्या किया हुआ है? ये चुप्पी किसका साथ देगी और किसका गणित बिगाड़ेगी, ये तो भविष्य ही बताएगा। फिलहाल राज्यवर्धन सिंह इन तमाम ऐसे चेहरों के बीच, इस तरह के घूंघट में छिपे चेहरों के बीच जा रहे हैं और उन्हें अपने वादों की याद दिला रहे हैं, और साथ ही ये भी याद दिला रहे हैं कि जो पिछली बार वादे किए गए थे पिछले सांसद की तरफ से, केंद्रीय मंत्री की तरफ से, वो
कितने नाकाम रहे। का जो सफर शुरू हुआ था सुबह 7 बजे से वो लगातार जारी है। अब तक करीब 18 ग्राम पंचायतों को वो कवर कर चुके हैं। 400 के आसपास ग्राम पंचायतें इस लोकसभा क्षेत्र में है जिनको उन्हें इन दिनों के बीच में कवर करना है। राज्यवर्धन सिंह जी, इतना लंबा सफर आपको लगता है कि ये कहीं थका देने वाला लगता हो? ये थकान तो होती है सबको, लेकिन जो जिस जोश से वो स्वागत करते हैं, जैसे अभी आपने देखा, खड़े होते हैं, घंटों इंतजार करते हैं। शुरू वाली सभा तो फिर भी समय से शुरू हो जाती है, लेकिन वो हर सभा में आपको ज्यादा देर रोक के रखते हैं और करते करते जो रात वाली सभा है वो 3-3, 4-4 घंटे लेट हो जाती है, लेकिन फिर भी वहां मौजूद रहते हैं। तो उनका जो उत्साह है उससे फिर एकदम स्फूर्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है, एक नई ऊर्जा आ जाती है। बिल्कुल। अच्छा, इतनी बड़ी तादाद में जो पगड़ियां पड़ी है, हिसाब पड़े हैं, ये सम्मान का प्रतीक है, लोगों के भरोसे का प्रतीक है। कभी डर नहीं लगता कि ये इतना बड़ा भरोसा लोगों को? हाँ, बिल्कुल। बहुत बड़ी जिम्मेदारी का ये काम है और आपने सही कहा, मुझे वो जिम्मेदारी निभानी है, इसलिए थोड़ा डर भी लगता है। लेकिन डर तो हर समय लगा था, सेना में भी लगता था, लेकिन डर से आगे बढ़ जाते थे। ओलंपिक्स और बाकी जितने बड़े मुकाबले थे उनमें भी लगता था, लेकिन उनसे भी आगे बढ़ते थे। तो यहां पे भी आगे बढ़ेंगे और अच्छा काम करेंगे, जिससे एक नया कीर्तिमान स्थापित हो, एक नया स्टैंडर्ड आए राजनीति में। अच्छा, लोगों को लगता है कि जो उनके सामने एक नुमाइंदे के बतौर आप आ रहे हैं, कैंडिडेचर आपका है, अगर आप जीतते हैं तो खेल मंत्री बनेंगे, इस तरह की उम्मीद लोग करते हैं। नहीं, तो सीधा सीधा उनका प्यार है, वो आंकलन कर रहे हैं कि साहब खिलाड़ी रहे हैं तो खेल मंत्री बनेंगे। ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनमें बहुत काबिलियत है और मैं तो ग्रो करना चाहता हूं इस क्षेत्र में। अब ये अगर आप देखें तो ये किसान बहुल क्षेत्र है, तो मेरे लिए तो ये बहुत जबरदस्त एक मौका है किसानों के साथ जुड़ने का। और अब अगले 5 साल में किसान, डेयरी, ये मुख्य यहां पर व्यवसाय हैं। तो न केवल कर नए व्यवसाय लाए जाएंगे, बट इसके अंदर आधुनिकीकरण करा जाएगा, इसके अंदर कई नई तरीके लाए जाएंगे, आसान बनाया जाएगा। तो बहुत ही जबरदस्त चैलेंज है और मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस चैलेंज को निभाने में। एनसीआर से सटा हुआ इलाका है, एनसीआर का हिस्सा है जो नीमराना है, शाहजहांपुर है, उसके बिल्कुल बगल में है ये पूरा इलाका। उसका एक औद्योगिक विकास हो सकता था, हो नहीं पाया। आप किस तरह की परिकल्पना करते हैं अगर आपको मौका मिलता आपकी सरकार में? आपने सही कहा कि 2 विकसित शहरों के बीच में और क्षेत्रों के बीच में ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तो सबसे पहले तो यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है और पानी की समस्या हल करना अनिवार्य है। बात पहले से ही शुरू हो गई है, बिसलपुर डैम से पानी लाया जाएगा। अब वो किस किस जगह लाया जाएगा उसको जब नीतियां बनेगी तो मैं वहां उपस्थित होऊंगा अगर मुझे मौका मिला। तो ये निर्धारित करना ये मेरी जिम्मेदारी होगी कि पानी यहां से निकले। नहर का पानी पहले यहां आता था, रामगढ़ झील के लिए जाने के लिए नहर का पानी यहां से निकलता था। अब वो नहर सूख गई क्योंकि उसको किसी ने देखभाल नहीं करी, रामगढ़ झील भी सूख गया। अब उस नहर को, जैसे भारतीय जनता पार्टी का ये एक सपना है और ये मैनिफेस्टो में भी है कि सारी नदियों को जोड़ा जाएगा। जब सारी नदियों को जोड़ा जाएगा तो ऊपर से पानी लाया जाएगा इस क्षेत्र में। और कांग्रेस की नीति देखिए, उन्होंने प्लान बनाई है, उसमें शायद 1000 करोड़ रुपए खर्च करे हैं और पानी लेने की जो उनकी योजना है वो नीचे से ऊपर लानी है। और जो प्राकृतिक रूप से ढलान नीचे की तरफ है, साउथ की तरफ है, दक्षिण की तरफ है, तो वहां से पानी कैसे आ सकता है? अच्छा, यमुना की बात भी लगातार कही जाती है कि यमुना से पानी लाया जाएगा, हरियाणा से, पूरे शेखावाटी और इस इलाके में एक बड़ा मुद्दा रहा है। बिल्कुल, मैं वही जिक्र कर रहा हूं कि जो ऊपर वाली नदियां हैं, यमुना है, चंबल भी है, तो उन नदियों से पानी नीचे, उसका भाव भी सही है और वहां से जो योजना बने ऐसी बने कि उन नदियों का पानी यहां पर आए। अच्छा, आपने जब बीजेपी ज्वाइन की, पॉलिटिक्स ज्वाइन की, तो आपको उम्मीद थी कि इस तरह का एक रिस्पॉन्स आपको मिल सकता है? मतलब उस वक्त क्या सोच रहे थे और अब आपको क्या लगता है? उस समय तो एक कुछ करने की भावना थी, जुड़ा मैं सिर्फ इसी वजह से था कि कुछ करना है। अब उसमें कठिनाइयां तो आती ही हैं और उन कठिनाइयों के लिए मैं तैयार था और तैयार हूं। रिस्पॉन्स लोगों का बहुत अच्छा है और बहुत प्यार और समर्थन मिल रहा है, इससे मेरी तो हिम्मत बंधती है। और
अच्छा, यहाँ हताशा भी नजर आ रही है। जिन महिलाओं से बात की वो घूंघट में थी, वो कह रही थी कि नेता आते हैं, वोट मांगते हैं और चले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये राजनीति का जो स्टैंडर्ड है उसकी वजह से है। इतने सालों साल ये वोट देते आ रहे हैं और जो लोकसभा का जो सांसद होता है वो वापस नहीं आता। तो मेरे को अचंभा नहीं हो रहा और उनपे मैं समझ सकता हूँ ये किस लिए ये कह रहे हैं। इसी को बदलना है और इसीलिए अगर आपने ध्यान दिया हो मेरे भाषण में मैंने यही कहा था कि हम इसको आज ही बदल देते हैं कि जिस तरह से वसुंधरा राजे जी ने सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम शुरू करा है, जहां अधिकारियों और विधायकों को और मंत्रियों को लोगों के पास जाना पड़ रहा है, उसी तरह हम सांसद आपके द्वार कार्यक्रम शुरू कर देंगे इस चुनाव के बाद, जिसमें सांसद, विधायक, अधिकारी सब आपके क्षेत्र में आएंगे। 10 दिन का कैंप लगेगा और उसमें सारी आपकी जो समस्या है उनका उस पर सोच विचार और जो निर्णय लेने हैं वो वहीं लिए जाएंगे ताकि आपको नहीं जाना पड़े कहीं और। तो मूल्य आधारित राजनीति की बात की जाती थी, उसके पीछे मकसद था वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स। अब भी मूल्य आधारित हो रही है, प्राइस बेस्ड। मूल्य देखिए, आपका मतलब है जो इन्फ्लेशन हो रहा है उससे? नहीं, मूल्य आधारित मतलब करप्शन भ्रष्टाचार। अब इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? पूरा देश लाचार हो चुका है, करप्शन का स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है और अब उसको रोकने के लिए एक ही तरीका है कि ऐसा मजबूत एक प्रधानमंत्री हो जो अपनी मजबूती से कुछ ऐसी नीतियां पास कर सके, कुछ पॉलिसी, कुछ रूल्स इस तरह के पास कर सके कि करप्शन रुके। ओवरनाइट तो रुकने से रहा लेकिन कम से कम थमेगा और धीरे होगा। और फिर कोशिश होनी चाहिए कि किस तरह से काला धन जो बाहर गया हुआ है उसको किस तरह से वापस इस देश में लाया जाए। आपके सामने मनमोहन सरकार के पूर्व मंत्री हैं, टीम राहुल के सदस्य हैं, संगठनिक क्षमता के हिसाब से देखें तो पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष है, महासचिव है, घुटे घुटाए राजनेता हैं। ऐसे में कितनी मुश्किल लगती है? तो सीपी जोशी का जो कैंडिडेचर है, आपको लग रहा है सीपी जोशी का कैंडिडेचर एक चुनौती है आपके लिए? मतलब आपके लिए आज से कौन सी बड़ी चुनौती? आपने आज एक अच्छा शब्द इस्तेमाल करा कि घुटे घुटाए। उससे स्पष्ट हो जाता है कि विकास की राजनीति नहीं करी, इन्होंने कोई और तरह की राजनीति करी है। और जरूर हर तरह की राजनीति, खासतौर से ये जो षड्यंत्र रचे जाते हैं और किस तरह से समाज के बीच में दरारें डाली जाती हैं, उसकी राजनीति अभी तक जब उनको फल देते आई है तो वो क्यों ना कोशिश करें इस बार भी। और हो सकता है वो कोशिश कर भी रहे हों, लेकिन मैं अपने प्रचार में यही कह रहा हूं कि मैं तो यहां तक ये नहीं कह रहा कि मुझे वोट दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप अपना पूरा परिचय देकर, मोदी जी का परिचय देकर, जो आगे के विकास करने की जो योजना है उसको देकर ये कह रहे हैं कि साहब आप दिल से एक बार वोट फॉर इंडिया। अच्छा, सीपी जोशी साहब भीलवाड़ा से सांसद थे, वहां से उन्होंने कैंडिडेचर अपना वापस लिया, कहा कि वो जो कमिटमेंट किया था वो पूरा नहीं कर पाए। आप भी उसको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके कार्यकर्ता, कि वहां पे वादा पूरा नहीं किया और यहां भी नहीं करेंगे? वो ज्यादा बातें नहीं हो रही मेरे मंच से, क्योंकि हम अपने मंच को पॉजिटिव रखना चाहते हैं। कभी कभी कुछ जो लीडर्स हैं, कुछ नेता हैं, बोलते हैं, कुछ लोगों से बात आती है कि साहब वो वहां तो उन्होंने कुछ नहीं करा, या वहां ये हुआ, वहां वो हुआ। तो मैं अपने मंच को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहा हूं। यानी सकारात्मक सियासत की कोशिश कर रहे हैं राज्यवर्धन सिंह। अपने जो चुनाव कैंपेन है उसमें किसी भी नकारात्मक बात को नहीं करना चाहते, लेकिन ये सच है कि वो याद दिलाना चाहते हैं कि जो नुमाइंदे यहां से जीत कर गए थे उन्होंने विकास किया या नहीं किया, उसके आधार पर अपना निर्णय लें, अपना मतदान करें। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कर्नल राज्यवर्धन साहब हमारे सबके बीच में पधार चुके हैं। सिल्क, इससे बने